फोर्थ लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। हमने अभी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्योंकि डेफिनेशन है जो प्रीवियसली आपने पढ़ी हुई है और मैं बता चुकी हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये क्यों हमें इसको कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अच्छा जनाब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है इसको ज़रा समझिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ मटेरियल सेंड किया था, वो हो या ये हो दोनों सेम चीज़ें। ये थोड़ा और डिफाइन फॉर्म में खूबसूरत सी शक्ल में आपके पास आ रहा है, ये भी मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगी या सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। अदरवाइज जो है, जो पहले मैंने स्लाइड्स आप लोगों को व्हाट्सएप की थी वो और ये सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। तो जनाब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हमेशा सबसे पहले ऑर्डर डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले चीज हमारे पास क्या है कि आपने जो है उसका रेट ऑर्डर लिखना है। रेट ऑर्डर लिखने के बाद कैसे लिखेंगे, वो बाय एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है, ठीक है। तो अब जो भी आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा उसमें कंसंट्रेशन की पावर्स का समेशन 1 के बराबर होना चाहिए। इट्स मीन या तो एक ही रिएक्टेंट होगा, और अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है जैसे ए मल्टीप्लाई ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सी की कंसंट्रेशन, तो इट्स मीन के बाकी कोई एक फर्स्ट ऑर्डर होगा, बाकी तमाम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिएक्टेंट वो जीरो ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। अगेन बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शन है जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर 1 के बराबर हो, उनका समेशन 1 के बराबर हो। कैसे होगा आपको अगला लेक्चर तभी बहुत अच्छी तरह समझ आता है कि जब आप पिछले लेक्चर को रिकॉल कर करें। हमारा जो सेकंड लेक्चर था जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था उसमें पावर्स को ऐड करना और न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको बताया गया था। तब आ जाते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये वही चीजें जो जबानी में बता रही होती है, सब वही लिखा हुआ है कि आपके पास एक रिएक्टेंट ए है। अच्छा, इसको बेटा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कोई एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बस। जब ये याद है और कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स मीन यहाँ पे वही चीज मेंशन है जो यहाँ मैं वर्बली बोल दूं। आपको सी इक्वेशन याद है तो आप लिख लोगे कि एक ए रिएक्टेंट, आप बी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में एट टाइम जीरो। जब टाइम जीरो था तो उस ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। मैंने जीरो ऑर्डर में आपको पहले भी बताया था कि आप कोई भी नोटेशन रख सकते हैं, बी सी डी वट एवर यू वांट, बट हेयर वी यूज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, यानी ए हमने एक जनरलाइज फॉर्म में, आपको किसी भी बुक में देखेंगे तो वहां आपको स्मॉल ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट को जाहिर कर रहा होगा एक रिएक्टेंट की। हम हर जगह ये नोटेशन इस्तेमाल करते हैं कि स्मॉल ए एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट हमेशा हम मोल्स पर लीटर में यूज कर रहे हैं। टाइम जीरो था तो इट्स मीन के प्रोडक्ट भी जीरो थी। अब टाइम टी हो गया, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 माइक्रो मिनट हो, या जो है 1 आवर हो या 1 ईयर हो, बट टाइम स्टार्ट हुआ तो इट्स मीन की प्रोडक्ट बनी, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनी तो प्रोडक्ट बनने पे क्या हुआ हमारे पास के एक्स मोल्स, एक्स कंसंट्रेशन जो है वो फॉर्मेशन हुई, एक्स कंसंट्रेशन। और अगेन मैंने बता दिया ए माइनस एक्स कौन सा है, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनी, एक्स मोल बने, उसके बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। स्मॉल ए आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो है प्रोडक्ट को, और ए माइनस एक्स जो है वो रिएक्टेंट को। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी लेक्चर आपका हो आप पहले बेटा नोटबुक और पेन जरूर रखिए, क्योंकि हम जो बातें आपको बता रहे होते हैं जिस तरह लेक्चर नोट करते हैं उसी तरह आपने स्लाइड्स को देखते जाना है।
यूँ समझना है कि लेक्चर हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ हम पेन से मार्कर से लिख रहे होते हैं, या लिखा लिखाया आपको ऑलरेडी है लेकिन पढ़ा हम उसी तरह रहे हैं जिस तरह वहां हमें लिख के पढ़ाना। अब आ जाते हैं रेट लॉ की इंटीग्रेटेड इक्वेशन की तरह कि वो कैसे ड्राइव होगी। तो आपको पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, यानी जितनी बची हुई मिकदार होगी उतना ही रेट जो है वो फास्ट होगा। ये बात समझ आ रही है? a माइनस एक्स क्यों आया? ये प्रोडक्ट का इन्हिसार किस पे होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पर। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट बनना शुरू होगी। प्रोडक्ट क्या है? एक्स है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? स्मॉल ए है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती गई, अब फर्दर रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? आपके पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन पे, a माइनस एक्स पर। यानी a माइनस एक्स हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन है कि जितनी बची हुई है। बिल्कुल वैसे ही कि जितना आपने जो है किचन में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली, चीनी आपके पास 1 kg थी, आपने कुछ चीज बनाई और इसमें से आपने एक पाव इस्तेमाल कर ली। अब आपने नेक्स्ट कोई चीज बनानी है तो अब आपके पास 1 kg तो नहीं थी जो आपने परचेज की थी, अब क्या होगी? आपके पास 3 पाव या 750 जो है वो ग्राम्स आपके पास जो है वो बच गए। तो अब आपके पास प्रोडक्ट किस पर डिपेंड करेगी? रिमेनिंग कंसंट्रेशन पर। तो चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, तीन चीजें आपने जहन में रखनी है। आगे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स का होगा, तो अगर ये आपके पास क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी हो जाएगी। a माइनस एक्स कलेक्टिवली ब्रैकेट में, तो उसका मतलब है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, क्योंकि बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में से रिमेनिंग कंसंट्रेशन दी हुई होती है, बाज़ औक़ात इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई होती है, प्रोडक्ट दी हुई है, तो आपने खुद इनिशियल से प्रोडक्ट को माइनस करके रिमेनिंग निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस चीज को जहन में रखिएगा। अब अगेन जब साइन में प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू आता है, कांस्टेंट आता है, और रेट को dx अपॉन dt की फॉर्म में लिख देते हैं। ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। अब आप इसको अरेंज कर ले, रीअरेंज कर लें। कैसे कर लें भाई? इस तरह से कर लें, मैंने लास्ट उसमें बताया था कि बेटा जो है हमेशा सेम चीजें, स्पेशली जो बच्चे बेटा प्री इंजीनियरिंग के, उनको तो कोई मसला नहीं है। प्री मेडिकल वालों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और इतनी भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप भी माशाल्लाह मैट्रिक कर ही हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब चीजें आप लोगों को आती हैं। dx अपॉन a माइनस एक्स कैसे हुआ? यहाँ पे k के साथ इक्वेशन 2 में a माइनस एक्स था। अगर हम उस a माइनस एक्स को यहाँ dx के नीचे ले जाए और यहाँ के dx के dt को आप यहाँ, क्योंकि ये डिवीजन में था, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये मल्टीप्लाई में था ये डिवीजन में चला गया, यानी हमने इंटरचेंज कर लिया। तो हमारे पास क्या हो गया? हमें फर्क ये पड़ा कि दो डायमेंशंस एक साथ हो गई। टाइम एक अलग डायमेंशन है, dt वो रेट कांस्टेंट k के साथ आ गया। कंसंट्रेशन एक अलग डायमेंशन है, dx अपॉन a माइनस एक्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स यहाँ हो गया, यानी आपके जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे dx अपॉन a माइनस एक्स आया। ये पूरा होल एंड सोल कंसंट्रेशन का फैक्टर है, जबकि आपके राइट हैंड साइड पे k इज अ रेट कांस्टेंट एंड dt इज अ डायमेंशन ऑफ द टाइम। तो टाइम और कंसंट्रेशन को आपने अलग अलग डायमेंशन में लग दिया। अब अगेन ये जो एस की तरह का आपको साइन नजर आ रहा है, अक्सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप ये एक सुर का साइन देखते हैं, आई डोंट नो कि वो कौन सा होता है। तो बहरहाल हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये इंटीग्रेशन साइन है। इंटीग्रेशन साइन लास्ट टाइम भी मैंने आपको पेपर पे लिख के बताया था। अगर आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा एस नुमा है, जिसके एस स्ट्रेट लाइन है और ऊपर थोड़ा सा जो कर्व हुआ हुआ है, नीचे भी कर्व हुआ हुआ है। आई होप आप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे dx अपॉन a माइनस एक्स से पहले इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है, और इसके नीचे लिखा हुआ है a, और इसके ऊपर लिखा, दरमियान में लिखा हुआ है a माइनस एक्स। थोड़ी सी जाहिर है कंप्यूटर में बाजू का हमें प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो एक्चुअली ये जो स्मॉल a है ये इसके लोअर एंड पे होना चाहिए, और a माइनस एक्स जो है उसके अपर हेड पे होना चाहिए, बट द सेम साइड, ठीक है। इट्स मीन, और यहाँ पे दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे देखें, जीरो इस सिंबल के लोअर बॉटम में होना चाहिए और स्मॉल टी इसके अपर पोर्शन पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाती है लिमिट्स।
लिमिट्स क्या होती है, नीचे लोअर लिमिट्स होती हैं और ऊपर जो है वो अपर लिमिट्स होती हैं। लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि आपने इनिशियली स्टार्ट कहाँ से किया और फाइनली पहुंचे कहाँ। तो ये डायमेंशन किसकी थी, टाइम की थी आपके राइट हैंड साइड पे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेशन इक्वेशन बेटा फाइंड कर रहे हैं। हमें मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिमेनिंग कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन 1 बन गई। रेट को आपने dx अपॉन dt लिख दिया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू और रेट कांस्टेंट आ गया, a माइनस एक्स वैसे ही रहा। अब हमें क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन क्यों करनी है, ताकि हमारे पास डिफरेंशियल को हटा के एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट कंसंट्रेशन मालूम करने वाली क्लियर इक्वेशन मिल जाए। हमने अरेंज किया इसको a माइनस एक्स को dx के नीचे, क्योंकि वो भी कंसंट्रेशन है, और टाइम को हम कांस्टेंट के पास ले आए, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास दो ही थे, या तो टाइम था और या हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन थी। तो जनाब टाइम को भी हमने जीरो लिमिट ले ली, जीरो से लेकर अपर लिमिट जीरो। नेक्स्ट जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस फैक्टर का जो आंसर है वो इस तरह से आ रहा है, इंटीग्रेशन सिंबल आएगा इंटीग्रेशन का और dx अपॉन a माइनस एक्स, और इसका आंसर हमारे पास ये माइनस ln, इस पूरे फैक्टर का आंसर जो है वो माइनस ln a माइनस एक्स है, और इस फैक्टर का आंसर आपके पास जस्ट t है। ठीक है, इस तरह से उस ln का आपने जो आंसर था इस लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास ये था और राइट हैंड साइड का आपके पास ये था, आपने उसको पुट कर दिया वैल्यू में, वो इक्वेशन 3 होगी। जैसे जीरो ऑर्डर में हमने बताया था इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू आपके पास आती है लाजमी, वहाँ यहाँ पे भी c की वैल्यू आपके पास मौजूद है। आपने अब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करना है, अगेन वही लिमिट आप अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 होगी। फॉर कैलकुलेटिंग आर इंटीग्रेशन कांस्टेंट you have to put these value in equation 3। जब आप इक्वेशन 3 में ये वैल्यूज रखते हैं तो ये पूरा फैक्टर आपके पास x का 0 हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस ln बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर t जब 0 होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और c हमारे पास डायरेक्टली c की वैल्यू माइनस ln a हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के पास, पहली इक्वेशन हमारे पास थी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a माइनस एस के, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन के। रेट को dx अपॉन dt लिखते हैं, इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लिखा, a माइनस एस को इक्वेशन 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को फाइनलाइज किया, यहाँ इस तरह से आया, हमने सिर्फ रीअरेंज किया और ये लिमिट्स लगाई। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड इसके बराबर होगी। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी दिया जाए यहाँ पे a माइनस वाई लिख दिया जाए, यहाँ पे dy और a माइनस वाई लिख दिया जाए, तब भी आंसर यही होगा, लेकिन x की जगह आप y लिख देंगे। तो इस बेटे इस चीज को जरा कॉन्सेप्ट को जहन में रखिएगा। जबकि इस किस्म की फॉर्म होगी, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्शन में पूछा जाए कि ये आपको दे दिया जाए, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सेपरेटली दे दिया जाए और इक्वल टू डाल के ब्लैंक छोड़ दिया जाए, तो आपको इनके आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर ये है, इस राइट हैंड साइड फैक्टर का इंटीग्रेशन का आंसर ये है। और जब भी बोथ साइड जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होती है तो आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। आपके पास जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, माइनस ln a माइनस एक्स जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, और राइट हैंड साइड का आंसर t था जो कि k से मल्टीप्लाई हुआ, और ये अंडरस्टूड है कि प्लस c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो आपके पास आ गया। मैंने जीरो ऑर्डर में भी बताया था कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हर इक्वेशन के लिए मुख्तलिफ होती है, लिहाजा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अगेन लिमिट्स लगाते हैं। जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट हमारे पास 0 थी, टाइम 0 था तो x 0 था, आपने इन्हीं वैल्यूज को पुट किया और आपके पास c का आंसर ये आ गया। अब बहुत सिंपल कि c की जगह आप इस आंसर को रख दीजिए, ये पूरी रिमेनिंग जो इक्वेशन है वैसी की वैसी ही है। आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आप एक दफा इसको स्लाइड को समझें, फिर कॉपी पेंसिल अपने साथ लेकर बैठिए और उसको खुद ब खुद जो है वो लिखते जाइए, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने उसी इक्वेशन को देखें,
क्या किया है, यहाँ पर दो जगह नेगेटिव साइन आ रहा था, माइनस एल एन ए माइनस एक्स आ रहा था, माइनस एल एन ए आ रहा था। अब यूं समझ ले कि इस पूरी इक्वेशन को माइनस से या मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। या अगर यूं समझ लें कि आप जो अरेंज रीअरेंज कर लें ताकि एक चीज नेगेटिव हो और बाकी चीजें जो पॉजिटिव में आ जाए, तो यहाँ ये नेगेटिव साइन के टी के साथ इसलिए आया। आप यूं समझ लें इसको अरेंज रीअरेंज कर लिया है तो भी ऐसा हो सकता है। और अगर जो है यूं समझ लें कि इसको आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड इक्वेशन, मैथमेटिक्स का रूल है कि आप जो एक काम लेफ्ट साइड पे करते हैं वो राइट साइड पे भी करते हैं, तो आप जो इस तरह करके दो नेगेटिव साइन से आपका काम खत्म हुआ जबकि एक नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ तक ये दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ग्राफ से जरिए रिप्रेजेंट करें। तो आप ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है ग्राफ की y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन क्या है, ये ग्राफ की इक्वेशन है, आपने मैट्रिक में इंटर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। इट्स मीन y हमारे पास वो क्वांटिटी है जो कि y एक्सिस पर होगी, m हमारे पास स्लोप है और x हमारे पास जो है वो x एक्सिस की क्वांटिटी है जो x एक्सिस पर होगी, और c हमारे पास कहलाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, आपने एक टू डायमेंशनल ग्राफ बनाया, यानी आपने एक y एक्सिस ड्रॉ किया और एक x एक्सिस ड्रॉ किया। x एक्सिस पे हमेशा जो है वो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन पे टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि टाइम पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट की। तो टाइम को आपने x एक्सिस पे रखा और ln यहाँ पर y क्या था, ये इस इक्वेशन को इस वाली ब्लू वाली इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है इसको अगर इक्वेट करें ग्रीन वाली इक्वेशन में, जब इक्वेशन 5 है तो y की जगह क्या नजर आ रहा है आपको, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ln a माइनस एक्स। इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू हमारे y एक्सिस पर आएगी। यहाँ पर m है, m जो है इक्वेट कर रही है माइनस k को, जबकि x हमारे पास वो इक्वेट कर रही है t को, यानी x एक्सिस पे आपके पास क्या आएगा, t आएगा, और माइनस k क्या है, स्लोप है और नेगेटिव है, तो इसीलिए ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ यानी नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो नीचे ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा होता, आगे भी आएगा ये। इसी तरह ln a किसके बराबर है, यहाँ इस इक्वेशन में c के। अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये वैसे ही है जैसे आप जो है वो प्राइमरी में पढ़ते हैं कि a क्या होता है, a फॉर एप्पल होता है, b फॉर बैट होता है, वो आपको इसी तरह सिंबल याद करने पड़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में ग्राफ की इक्वेशन या तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है या y इज इक्वल टू mx होती है। ये ग्राफ की इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई है, यानी y एक्सिस में वो वैल्यू जो y एक्सिस पे आएंगी, y का मतलब वो है। इस इक्वेशन को देखें तो ln a माइनस एक्स है, m यहाँ पे नेगेटिव है माइनस के, इसलिए इस ग्राफ को देखें तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, और x क्या है वहां पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी t है, जबकि प्लस c इंटरसेप्ट है जो कि इस इक्वेशन में ln a के बराबर है। और इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से लेकर जो ग्राफ की लाइन y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है उससे ओरिजिन से यानी 0 से लेकर वहां तक की वैल्यू हमारे पास इंटरसेप्ट, यानी ये कट, ये इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, आपको नजर आ रहा हो यहाँ ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट हुआ और टॉप तक गया, यहाँ पे ग्राफ की लाइन y एक्सिस पे कट कर रही है, इससे पहले कि ये सारी होल एंड सोल वैल्यू आपके पास इंटरसेप्ट यानी c है। और इस इक्वेशन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए c की वैल्यू क्या है, ln a। कोई और इक्वेशन होगी तो उसके लिए c की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसके लिए y की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, y एक्सिस की, उसके लिए t की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो बेटा इस चीज को जहन में रखना है। तो दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, यानी ये भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अब अगर इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। मॉडिफाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो ln लिखा हुआ है ये होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग जो किसके बराबर होता है, 2.303 log, लॉग 10 बेस 10 का लॉग।
सही, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ln का मतलब होता है 2.303 लॉग। ln का मतलब नेचुरल लॉग है और ये बराबर होता है 2.303 लॉग। ये वाला लॉग जो है वो बेस 10 का लॉग है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था, 9th में मैट्रिक में पढ़ा था। तो अगर आपने यही क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जब ये क्वेश्चन 5 हमने ड्राइव किया, इसको अगर हमने रिप्लेस करना हो, आप ln की जगह ये लिख दीजिए। यहाँ देखिए, ln की जगह 2.303 लॉग a माइनस एक्स लिखा, माइनस के टी वैसे ही रहा, प्लस फिर 2.303 लॉग लिखना, ln गायब हो गया और लॉग a आ गया। ठीक है, अब बजाय इसके कि दो जगह हम वैल्यू रखें, अब हमने क्या किया, 2.303 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, दो जगह वैल्यू गायब हो गई और k के नीचे 2.303 आ गया। अब देखें, ये अलग वही चीज है, सेम, ये y एक्सिस है, ये अब स्लोप माइनस के 2.303 स्लोप है और t एक्स एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट। अब यहाँ y एक्सिस में देखिए, यहाँ पे क्या है, log a माइनस एक्स है, यहाँ t तो t ही था। अब यहाँ स्लोप क्या है, माइनस के 2.303 है। अगर ये इक्वेशन 5 को देखें, ln होता तो वहां 2.303 नहीं आता, फिर यहाँ ln की वैल्यू होती, फिर इंटरसेप्ट में भी ln की वैल्यू होती, जो आपको बाद में कैलकुलेशन में चेंज करनी पड़ती। अब पहले हमने जो ग्राफ पढ़ा वो क्या था, टॉप से बॉटम पे आ रहा था क्योंकि स्लोप नेगेटिव था। अब हम जो ग्राफ देखते हैं, अगर हमें स्लोप पॉजिटिव चाहिए तो हमने नेगेटिव को कैसे खत्म करना है, हम नेगेटिव को ऐसे खत्म करेंगे कि आपके इल्म में है ln a यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और ये चीज नेगेटिव है, और यहाँ ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं केटी को वहां ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ ले तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, केटी को यहाँ ले लिया, ln a बच गया और ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया, यहाँ आके नेगेटिव हो गया। अगेन लॉग का रूल है कि कोई चीज नेगेटिव में हो, लॉग कॉमन ले लिया जाए तो नेगेटिव वाली चीज अपॉन में आ जाती है। लॉग का रूल है कि जो नेगेटिव वाली चीज है उसमें अगर लॉग कॉमन ले लिया जाए तो वो चीज डिवीजन में आ जाती है। ये ब्लू वाले क्वेश्चन में आपके पास जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ln a माइनस b, अगर कोई चीज है तो ln a माइनस ln b होगा, कॉमन है दोनों के। और अगर यहाँ पे हमारे पास इस वक्त इस कंडीशन में ये चीज है, इसका राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो इसको इसका मतलब हम अपॉन में लिख सकते हैं। जब ये अपॉन में लिख दिया, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx बन गई, y इज इक्वल टू mx बन गई। y इज इक्वल टू mx बन गई तो इट्स मीन अब जो स्लोप है ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो अब देखिए इसके फैक्टर्स भी मुख्तलिफ है, इसका स्लोप भी मुख्तलिफ है, इसके y एक्सिस भी मुख्तलिफ है, इसका x एक्सिस सेम है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से। और अगर अगेन ln को हटाना चाहें तो 2.303 इसका आपके पास लॉग है जो कि बेस 10 का लॉग है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ln की जगह आप लॉग 2.303 लगा दीजिए तो आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के रेयर कांस्टेंट के यूनिट पे। तो यूनिट के लिए हमेशा ये इक्वेशन स्ट्रेट लिखेंगे, a हमारे पास कंसंट्रेशन था, a माइनस एक्स कंसंट्रेशन। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे a इसकी भी मोल्स पर लीटर लिख दें, उसकी भी मोल्स पर लीटर लिख दें, ये माइनस साइन के साथ है a माइनस एक्स। ठीक है, जब ये माइनस साइन के साथ है तो इसका मतलब ये है कि आपने जब अगर ये सपोज ये अगर 6 था और ये आपके पास 2 था तो 6 माइनस 2 यूनिट तो एक ही दफा आएगा ना, 4 आएगा। तो इट्स मीन कि स्मॉल a ऊपर जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट था या नीचे रिमेनिंग था, मोल्स पर लीटर ऊपर आया, मोल्स पर नीचे आया, और टाइम का अगर आप सेकंड रख रहे हैं तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ पर टाइम इज अ यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपने जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो कंसंट्रेशन का यूनिट था, क्योंकि
आपके पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट था, और यहाँ पे सिर्फ पर टाइम है, या पर सेकेंड ले रहे हैं या पर मिनट ले रहे हैं या पर आवर ले रहे हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन करेक्टर है अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है और आपको ये नहीं बताया तो ये फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर, आपने कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो आप रेट कांस्टेंट के यूनिट से पहचान सकते हैं कि जीरो ऑर्डर क्या है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है, और आपके सिलेबस में 2 ही ऑर्डर पढ़ाए गए। अब आ जाते हैं हाफ लाइफ की तरफ। हाफ लाइफ क्या होता है? अक्सर हम जो है वो देखते हैं कि वो टाइम पीरियड कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधी हो जाए, अगर सादा अल्फाज में कहें, या यूं समझ लें कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल इज कि अगर मेरे पास इनिशियली 10 मोल मौजूद थे और रिएक्शन प्रोसीड हुआ और होने के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 मोल हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी मिकदार रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की जो जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, तो वो टाइम कहलाता है हाफ पीरियड, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन में, कि आप न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यही पढ़ते थे ना कि जनाब जो है आपके पास यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है या किसी और रेडियो एक्टिव की बहुत ज्यादा होती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना आप लोग। यहाँ पे भी वही है कि वो टाइम पीरियड जब इनिशियल कंसंट्रेशन की मिकदार हाफ हो जाए, यूं समझ लें कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन है ए और एक्स, क्योंकि a/2 कहां से आ गया? इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी, बराबर है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसके हाफ के बराबर होगी, और उस टाइम को हमने फाइंड करना है। वेरी सिंपल, मैथमेटिकली आप a-a/2 को लिखें तो आपके पास ये सिंपल जो है इसका आंसर आ जाएगा कि आपने कैसे किया। ये a-a/2 का फैक्टर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ln2 आपके पास फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आएगी। इसको सॉल्व करके देखिएगा, और ये इसके जो है वो अहम नुकात लिखे हुए हैं कि आखिर हाफ लाइफ आपको क्या बता रही होती है। तो इंशाल्लाह अगर नहीं समझ आता आपको तो मैं दोबारा बता दूंगी। हाँ।